नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के हंडवाड़ा इलाके के एक गांव में क्या अफसोसनाक वाक़या दरपेश आया है, उससे आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं, बल्कि पूरा मुल्क उससे वाकिफ़ है। उसके बारे में मैं ज़्यादा क्या ही बोल लूँगा, पूरा मुल्क बोलने के लिए है। सिर्फ एक सवाल जहन में आता है कि ये सब बहुत देर से चल रहा है, क्या हमारी ज़िंदगी का ऐसे इवेंट्स एक नॉर्मल हिस्सा हमेशा के लिए बने रहेंगे? इसके बारे में मुख्तसर सी बात करूँगा मैं आज के एपिसोड में। और लद्दाख में एक किस्म का एक पॉलिटिकल क्राइसिस इरप्ट हुआ है। अब लद्दाख क्योंकि जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है, हम ज़्यादा बात नहीं किया करते हैं लद्दाख के बारे में, लेकिन इसको देखते हुए हम क्या लेसन्स लर्न कर सकते हैं जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, उसके बारे में मैं बात करूंगा। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। कर्नल एक अपनी फार्मेशन के कमांडर होते हैं, मेजर भी एक बहुत बड़े ऑफिसर होते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर और 2 सोल्जर और कुल मिला के 5 लोग जिनकी हलाकत हुई हंडवारा में। सरकमस्टांसेस, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, उस सारी डिटेल में मैं आपको नहीं ले जाऊंगा क्योंकि आपने टीवी पे इसके एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे पहलू हैं, वो सारे आपने देख लिए हैं। एक और चीज़ जहन में आती है जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले भी एक एपिसोड में बात की थी कि ये जो गोली का आदान प्रदान है, एक्सचेंज ऑफ जो गन फायर है, ये जम्मू कश्मीर ही वाहिद एक ऐसी जगह नहीं है दुनिया में जिसमें ये अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या हर आए दिन होते हैं और सालों दर सालों होते रहते हैं। दुनिया के और भी बहुत सारे हिस्से हैं जो सारा काम काज छोड़ के, दुनिया की बेहतर चीज़ें छोड़कर इन कामों में लगे हुए हैं। ऐसे दुनिया के बाकी हिस्सों में जब ग्लोबल पैंडेमिक जैसी चीज़ आती है, कोरोना वायरस जो ग्लोबल स्केल के ऊपर एक हेल्थ क्राइसिस बनता है, उसमें क्या किस तरह से डिफरेंट साइड्स रिस्पॉन्ड करती हैं, मिलिटेंट सोसाइटीज़, बाकी लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं और हम उस तरह से क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करते, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है रिफ्लेक्शन के लिए। और रमज़ान का महीना, ये हमारे भी जो पिछले 20-30 साल का जो रिसेंट हिस्ट्री है कन्फ्लिक्ट की, उसमें रमज़ान के महीने में किस तरह से रिस्पॉन्ड किया करते थे सिचुएशन को, वैसे यहाँ पे क्यों नहीं होता, इसके ऊपर मेरे ख्याल से किसी दिन एक कंप्लीट एपिसोड या 2 एपिसोड या उससे भी ज़्यादा तफसील से बात की जाने की ज़रूरत है क्योंकि ये हम सब की सिक्योरिटी, पीस, अमन के मुतल्लक सारी बात है। आज मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहूँगा, बहुत ही मुख्तसर बात करूँगा मैं। आज का दिन है ट्रिब्यूट्स का, ट्रिब्यूट्स उन सोल्जर्स को जिन्होंने अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में लड़ते हुए अपनी जान का सेक्रीफाइस दिया। आज का दिन है कंडोलेंसेस का, उनकी फैमिलीज़ के तई, उनके रिश्तेदारों के तई, उनके दोस्तों के तई, और जिन फॉर्मेशन से वो बिलोंग करते थे, आर्मी से या जम्मू कश्मीर पुलिस से, उन सब के तई कंडोलेंसेस का मौका है, खराज अकीदत और उनके साथ हमदर्दी का मौका है। आज का दिन है और आज का दिन है क्रिटिसिज्म का और कंडेमनेशन का। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, कंडेम करने के लिए, टेररिस्ट ग्रुप को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, कंडेम करने के लिए, और कल का दिन एक अच्छा होगा तो लिहाजा आज के दिन में हम जय हिंद करके अपना पेट्रियटिज़म पूरा बता के हम आगे निकल पड़ते हैं। लेकिन मैं इस सारी चीज़ से पूरी तरह से मुत्फिक नहीं हूँ। मुझे बड़े अफसोस के साथ, बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि दिस इज़ नॉट हाउ स्टोरीज़ कंप्लीट। ये एक हर दिन कुछ होता है, उसके बाद हम ये सारी जो ये मैंने बताया है, ये एक SOP बताया है मैंने, ये एक प्रोटोकॉल है, ये हम फॉलो करते हैं। फॉलो करके पहले हमारा ट्रिब्यूट्स होगा, फिर हमारा कंडोलेंसेस होगा, फिर हमारा क्रिटिसिज्म होगा, फिर हमारी कंडेमनेशन हुई, उसके बाद हमने जय हिंद किया, उसके बाद कुछ दिन एक रिलेटिवली पीसफुल माहौल रहेगा, उसके बाद कोई फिर से एक इंसिडेंट होगा, हम सारी उसी प्रोटोकॉल को दोबारा से रिपीट करेंगे और ज़िंदगी के अगले हिस्से में चले जाएंगे। मैं समझता हूँ, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यही चीज़ें हैं हमारे खाते में, हम इसी तरह से इसको निपटा सकते हैं। मैं कोई डिफेंस एनालिस्ट या एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं स्ट्रेटेजिक अफेयर्स का भी कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं रिटायर्ड फ़ौजी भी नहीं हूँ, मैं किसी जो कन्फ्लिक्ट का थिएटर है उसमें भी जाकर मैंने अंदर से नहीं देखा चैलेंजेस किस किस्म के हैं। लिहाजा मैं कोई एक्सपर्ट बात नहीं कर लूँगा कि आप इस्लामी स्लाइसिंग कर लें, आप फ़लाँ जगह पे ऐसे कंटेनमेंट कर लें, आप इसको इस तरह से रिटेलिएशन कर लें, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ मैं, कि मैंने कन्फ्लिक्ट को, जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं दुनिया भर में, इनको एज ए सब्जेक्ट मैंने बहुत करीब से स्टडी किया है और कई सालों तक मैंने स्टडी किया है। और दुनिया के कई हिस्सों में जहाँ पे ये कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वहाँ पे जाके कन्फ्लिक्ट में जो एंगेज्ड एक्टर्स हैं उनको करीब से देख के मैंने इसकी जानकारी, इसकी जो समझ है वो हासिल की है।
जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक मैंने बहुत बड़ा स्टडी किया है। मैंने हमेशा का, दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। हम में से खैर बहुत सारे लोग, सब लोग जो हैं, हम किताबें ना भी पढ़ें, हम कोई सेमिनार सर्किट में ना भी जाएं, हमारा एक्सपीरियंसेस ही यहाँ पे रहने का इतना है कि हमारे पास बहुत बड़ी जानकारी हासिल है। इन सारी चीज़ों को अपने जहन पे रखते हुए, इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए, मैंने हमेशा ये बिलीव किया है, मैंने हमेशा इस बात में यकीन किया है कि 2014 के बाद जो हिंदुस्तान में गवर्नमेंट है और उसके बाद दोबारा 2019 में जो गवर्नमेंट री इलेक्ट हुई है, ये 47 से लेकर अब तक की एक सबसे अहम डिस्पेंसेशन ऐसी जो पोटेंशियल रखती है, जो पोटेंशियल रखती थी जम्मू कश्मीर में वायलेंस को पूरी तरह से हमेशा के लिए नॉर्मलसी रिस्टोर करने के लिए, हमेशा के लिए यहाँ पे पीस कायम करने के लिए, टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। ये ऐसी गवर्नमेंट जिसमें आज भी मेरा विश्वास कायम है कि इस गवर्नमेंट में ये पोटेंशियल है कि ये जम्मू कश्मीर का माहौल अच्छा कर सकती है, पीस कायम कर सकती है, और पाकिस्तान के साथ भी तल्लुकात, अगर हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के मफादात में अच्छे हैं तो पाकिस्तान के साथ भी तल्लुकात बेहतर कर सकती है। अगर हमारे मफादात में ही अच्छे नहीं हैं तो हम कौन होते हैं गवर्नमेंट को जाकर ये रिक्वेस्ट करने वाले कि भी साहब आप पाकिस्तान के साथ भी तल्लुकात ठीक कीजिए, रहने दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ पे तो माहौल हिंदुस्तान के हर कोने में, हर इंच ज़मीन में, हर शख्स के लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए, अमन होना चाहिए। तो लिहाजा ये मैं ये पब्लिक में ये चीज़ में मैं ये ज़रूर रख लूँगा कि इस गवर्नमेंट के पास पोटेंशियल है। अगर ये इश्यूज सारे खुले रखे जाने हैं कि ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहते हैं कि खुले रहें, किसी वक्त के ऊपर इनको देखेंगे, तो फिर ये ह्यूमैनिटी के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। पिछले साल भर में आपने देखा कि कितने इम्पॉर्टेंट, कितने ड्रास्टिक, कितने बोल्ड पॉलिटिकल मेजर्स इस गवर्नमेंट ने लिए जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस है उसको रिवोक करने के लिए, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को तब्दील करने के लिए, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल को तब्दील करने के लिए जो बोल्ड मेजर्स इन्होंने लिए। एविडेंस है हम सब के सामने कि एक बहुत मिनिस्क्यूल मिनॉरिटी ऑफ ग्रीवांस, ऑफ कंप्लेंट, ऑफ एंगर, उसको छोड़ के मुल्क भर से और दुनिया भर से गवर्नमेंट को सपोर्ट मिली है कि आपने बहुत अच्छा किया है। लेकिन उसके बाद आज जब हम देखते हैं कि एक ये जो एक पेंडेमिक के दौरान तो सारी चीज़ें कम से कम बेहतर होनी चाहिए थी और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। गवर्नमेंट को दिल्ली में बहुत संजीदा, बहुत तजुर्बा रखने वाले, बहुत बड़ी सोच रखने वाले लोग बैठते हैं। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से वो बैठ लें और वो सोच लें और वो तय कर लें कि लास्टिंग पीस किस तरह से इंश्योर किया जा सकता है जम्मू कश्मीर में और हमारी सरहदों पे भी, और जो भी तरीका हो वो अपना लें। पहले भी बहुत सारे तरीके जो अपनाए हैं उनसे आज तक पूरी तरह से कोई रिज़ल्ट सामने आए नहीं हैं। ये बात कहनी बहुत आसान है, कन्वीनियंट है, ठीक है कि हमने तो अपनी तरफ से सारा कुछ कर लिया, लेकिन पाकिस्तान और टेररिस्ट्स ये कर रहे। खतरा तो पहले भी वही था, चैलेंज पहले भी वही था, 10 साल पहले भी वही था, 20 साल पहले भी वही था, 30 साल भी पहले वही था। हम अगर ग्लोबल लीडर हैं तो हमारी लीडरशिप का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम इन चीज़ों को अपने फेवर में, अमन के फेवर में हम कैसे इन चीज़ों को सेटल कर सकते हैं। ये एक हिस्सा रहा आज का। दूसरा ये है कि लद्दाख के बारे में मैं बात करना चाहता था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। वहाँ जो लेह के बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं चेरिंग डोरजे, वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में पहले मिनिस्टर भी रह चुके हुए हैं, वो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है लेह में। आज उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर नड्डा साहब को उन्होंने चिट्ठी लिख के इस्तीफ़ा अपना भेजा है और शिकायत उन्होंने ये की है कि जो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है और लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह और लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल, इनको ये किसी भी मामलात में कंसल्ट नहीं करते, इन्वॉल्व नहीं करते, इनको साथ लेकर नहीं चलते। और क्योंकि ये जो दोनों LAHDCs हैं, ये एक इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, पहले तो इनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अहमियत थी क्योंकि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेचर ने लेजिस्लेट करके इनको एम्पावर किया हुआ था। अब इनकी हैसियत यूनियन टेरिटरी में कैसी है उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। यूनियन टेरिटरी क्योंकि लद्दाख है, विदाउट लेजिस्लेचर है,
तो जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन वाला जो इंस्टीट्यूशन है वो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ही है, जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व समझते हैं और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का अपने आप को हिस्सा समझते हैं, वो ये इंस्टीट्यूशन है। और दुर्जय साहब ने लिख के कहा है कि ये हमें तो पूछते ही नहीं है, इसमें हमें किसी मामले में ये कंसल्ट भी नहीं करते, इस्तीफा हो गया। दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले एक ऑडियो लीक हुआ है। आजकल आपको पता है कि फिजिकली मीटिंग्स नहीं हो सकती हैं, तो लोग हैंगआउट्स के ज़रिए या डिफरेंट ऐप्स के ज़रिए मीटिंग करते हैं। और बीजेपी का जो आउटरीच प्रोसेस है, जब कोरोना नहीं था तो आपको पता है, इससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़ को लेकर कि ये बूथ लेवल तक लोगों के साथ डायरेक्टली वीकली बेसिस जो भी इन्होंने पैटर्न बनाया हुआ होता है कि यहाँ पे हमने वीकली बेसिस पे रीच आउट करना है, यहाँ पे फोर्टनाइटली है या मंथली है, वो ये करते रहते हैं। जब ये हो गया, लॉकडाउन हो गया, बावजूद उसके इन्होंने अपना वो जो एक नेटवर्क है, अपना सिस्टम है, उसको सस्पेंड नहीं किया। दे आर रीचिंग आउट थ्रू वीडियो चैट्स, उसके साथ बात करते हैं। उस वीडियो चैट में दोरजे भी हैं, उस वीडियो चैट में जो लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट हैं जमयंग सेतन नामग्याल, वो भी हैं, JTN जिनको बोलते हैं, और बाकी भी लद्दाख के लीडरान हैं, और जो बीजेपी के एक इम्पॉर्टेंट लीडर होते हैं स्टेट लेवल के, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल, वो भी हैं, और नेशनल लीडरशिप जो है उनके साथ इनकी बात हो रही है। उसमें लगभग 15 मिनट के लिए मेंबर पार्लियामेंट बोलते हैं। वो क्या कहते हैं, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि वो मशहूर कब हुए। ही इज़ अ वेरी यंग मैन, वेरी डायनेमिक पर्सन। शायद 30-32 साल इनकी उम्र रही होगी। इलेक्शन लड़ा, पार्लियामेंट में गए, और जब ये 5 और 6 अगस्त का जब डेवलपमेंट हो रही थी, तब इन्होंने वहाँ पे तकरीर की, इस किस्म की धुआंधार तकरीर की कि मुल्क में शायद ही कोई ऐसा सियासत में दिलचस्पी रखने वाला सज्जन रहा होगा जिन्होंने इसकी स्पीच को ना सुना हो और उसको ट्विटर पे, फेसबुक पे शेयर ना किया हो। और ये फिर दिल्ली के जो मीडिया, लटियंस मीडिया है, उसकी डार्लिंग बन गए। बहुत इनको इंटरव्यूज़ के लिए दावतें वगैरह आने लगी। ट्विटर के ऊपर इनका जो एक स्काई रॉकेटिंग जंप होता है वो हो गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने शाम को इनकी स्पीच शेयर कर दी। उन्होंने कहा कि ये मेरे यंग कुलीग हैं लद्दाख से, इनकी बातें सुनिए ये क्या कहते हैं। JTN साहब ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब ने ये कहा था कि ख़ास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस की तनकीद की थी और कश्मीर की जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तनकीद की थी। उनको कहा था कि आप दिल्ली से तो सारा कुछ ज्योग्राफी बताकर ले आते हो और लाकर सारा हड़प जाते हो आप श्रीनगर में, और हमें किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं करते हो। इन्होंने पूरा एक अपना दुख से बताया था कि आप क्या वहाँ पे कम्युनलाइज भी सिचुएशन को करने को बता रहे हो, आप करगिल की क्या बात करते हो। 6 दुकानें हैं वहाँ पे मार्केट में, वो करगिल नहीं है, क्योंकि वो करगिल का ये है कि जो करगिल टाउन है दैट इज़ मुस्लिम मेजॉरिटी, लेकिन आप जंस्कार में जाते हैं तो वो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है। अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारे कम्युनल चीज़ें हैं ये तो 47 से लेकर लगातार प्ले आउट होते ही आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा था, और तब पूरे मुल्क को पता चला कि लद्दाख के साथ किस कदर ज़्यादती इस स्टेट के पूरे सिस्टम में थी, और उस ज़्यादती से उनको अलग यूनियन टेरिटरी बनकर आज़ादी मिल गई। और इस ज़्यादती, बहुत सारी ज़्यादती से मैं ख़ुद भी एतराफ़ करता हूँ कि लद्दाख की तरफ जिस किस्म की तवज्जो होनी चाहिए थी उस किस्म की तवज्जो नहीं मिली उनको। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहते हैं, अपने ये जो ऑडियो लीक हुआ है उसमें ये कहते हैं कि ये जो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर सरपंच तक ये किसी को पूछते ही नहीं है, ये किसी के साथ कोई बात ही नहीं करते, और ये किस तरह से ये सिस्टम चलेगा। दूसरी बात ये कहते हैं, ये 45 मिनट का ऑडियो है। दूसरी बात ये कहते हैं कि सारे लोग जो हैं वो बाहर से, कोट अनकोट बाहर से आए हुए हैं। और क्योंकि ये मैं कोट अनकोट इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये मैं अपनी ज़ुबान से जम्मू कश्मीर के एतबार से नहीं कहना चाहता हूँ बाहर से आए हुए, क्योंकि फिर कोई डिजिटली लिंच कर देगा, वो कहेगा कि जम्मू कश्मीर में बाहर से लोग नहीं आ सकते। वो कहता है कि सारे के सारे लोग बाहर से आए हुए हैं, इनको तो लद्दाख की जो बुनियादी रियलिटीज़ हैं इनका पता ही नहीं है कि यहाँ के मामला चलते कैसे हैं। और फिर कहते हैं कि रिग्जन सैम्फेल भी तो बाहर से ही है, वो भी कौन सा लद्दाख का है। सारे के सारे लोग कौन, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर
और जो एडमिनिस्ट्रेशन है सारी, जो सुपीरियर एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है लद्दाख में, उनमें से लद्दाख का लोकल ऑफिसर कोई भी नहीं है सिवाय रिगजिन सैमुअल के। रिगजिन सैमुअल भी शायद उत्तर प्रदेश या किसी और रियासत की काडर के आईएएस ऑफिसर थे, जो एक इंटर काडर ट्रांसफ़र के ऊपर जम्मू कश्मीर में आए थे कुछ साल पहले, और जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म का सेक्रेटरी और साथ में उनको लद्दाख अफेयर्स का भी इंचार्ज बना दिया गया था। अब उन्होंने ऑप्ट आउट किया लद्दाख जाने के लिए, लिहाजा लद्दाख की जो सुपीरियर ब्यूरोक्रेसी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन सारे को जो सिस्टम वहाँ पे चलाता है, उसमें जो लोकल लद्दाखी ऑफिसर हैं वो सिर्फ रिगजिन सैमुअल हैं। और उनके लिए भी ये कहते हैं कि ज़िंदगी भर इसने पढ़ाई, कैरियर, सर्विस सारी बाहर की है, इसको भी बुनियादी रियलिटीज़ का क्या पता है। तो बात क्या इसमें से हम देख रहे हैं कि जो तब्दीली हुई थी 5 अगस्त को, उसने जो होप्स हैं, बहुत सारे जो इग्नोर्ड कम्युनिटीज़, रीजन्स और जो पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ हैं, उनमें होप्स रिकेंडल की थी कि अब हमें जो एक लेवल प्लेइंग वो मिल जाएगा। और जो एक फीलिंग थी सबके जहन में कि कश्मीर की पॉलिटिक्स की जो हेजेमनी है हम पे, वो ख़त्म होगी। अगर ये मामले एड्रेस नहीं होते, उस तरह से वो चीज़ जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट करते थे वो नहीं होते, तो उनमें नाराज़गी और ज़्यादा होती है। लद्दाख का तजुर्बा ये है कि ये तो कर दिया, उनको यूनियन टेरिटरी दे दी, लेकिन बाद में प्रोसेस में उनको इंक्लूड नहीं किया। अब उन्होंने एक बात और की कि कारगिल में बड़ी आपको हैरानगी होगी सुन के कि जो वहाँ पे हिल काउंसिल है वो है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन बीजेपी की सपोर्ट हासिल है। लिहाजा हिंदुस्तान के किसी कोने में एक ऐसा अलायंस भी अभी मौजूद है। वहाँ पे कहते हैं किसी का कोई मामला था एक काउंसलर का, और वो एक पॉलिटिकल इशू था जिसको पॉलिटिकल लोकल लेवल के ऊपर सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत थी, लेकिन एक यूनियन मिनिस्टर ने बराह रास्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप है लोकल, उसको भी इग्नोर करके, एमपी को भी इग्नोर करके, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को इग्नोर करके, और जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सीईसी होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर, उनको भी इग्नोर करके डायरेक्ट डिप्टी कमिश्नर के साथ बात की कि भाई ये मामला सॉर्ट आउट करो। वो कहता है कि उससे हमारी जो लोकल जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो सारी साइड लाइन हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एग्जैक्ट अल्फाज है उनके। अगर आपको ज़रूरत हो तो मुझे पूछना, मैं आपको ये व्हाट्सएप पे भेज भी दूंगा। तो ये वो कहते हैं इससे ये कि भी पॉलिटिकल प्रोसेस में हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इंक्लूजन नहीं है। ये उस जगह की मैं बात कर रहा हूँ जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि ये एक यूनियन टेरिटरी रहेगी विदाउट लेजिस्लेचर। जम्मू कश्मीर में 2 महीने के बाद पूरे 2 साल हो जाएंगे जब हमारे पास इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, लेजिस्लेचर नहीं है। उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, ज़्यादातर लोगों ने उन सारी डेवलपमेंट्स को सपोर्ट कर दिया कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है, और जो हिस्टोरिक इश्यूज जो पहली बहुत सारी गवर्नमेंट्स आउटरीच करके, ग्रेटर एम्पावरमेंट करके और ग्रेटर अपीसमेंट करके सॉर्ट आउट नहीं कर रही थी, अगर आज की ये हुकूमत इन इश्यूज़ को ऐसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना चाहती है तो इसको सपोर्ट देनी चाहिए। वो तजर्बा काफ़ी देर तक रहा, अब उसको 2 साल होने लगे। अब ये है कि कोविड-19 की वजह से जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है वो भी बहुत जल्दी शुरू होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लिहाजा पॉलिटिकल प्रोसेस को यहाँ पे री इग्नाइट, री इनिशिएट या रीस्टार्ट होने के लिए बहुत वक्त लगने वाला है। इन द मीनवाइल क्या ये बेहतर ना हो कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या वो अर्बन म्यूनसिपैलिटीज़ में हैं या रूरल एरियाज़ में जो ग्राम पंचायत्स हैं, डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट किया कि देखिए दिस इज़ द रियल डेमोक्रेसी दैट इज़ कमिंग अप इन जम्मू एंड कश्मीर, उनको क्यों ना आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में इन्वॉल्व कर लें। और अगर आप उनको, अगर ब्यूरोक्रेसी नहीं इजाज़त देती है कि डेमोक्रेसी के जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं इनको इन्वॉल्व किया जाए इसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो कम से कम जो कोविड का चैलेंज है उसको कम्बैट करने का जो मैकेनिज़्म है, क्यों ना उसमें कमेटीज़ बना के कुछ लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि ऐसे ना लगे कि 1 करोड़ 30 लाख की पॉपुलेशन एक तरफ और 200-400 लोग एक तरफ, और इनके बीच में जो है वो एक बिल्कुल वैक्यूम बना हुआ है। ये अगर इंटीग्रेशन अभी होती है, इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट अभी हो जाती है। श्रीनगर के मेयर को मैं देखता हूँ कभी ट्वीट वगैरह करके अपनी प्रेजेंस जो है वो इस्टेब्लिश करते रहते हैं सिस्टम में, लेकिन जम्मू है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में है, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, पंचायत्स हैं, कहीं पे किसी की सिस्टम में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई पूछ नहीं, और प्लानिंग के सारे मामले जो
हैं वो भी तो साथ साथ चलते जा रहे हैं, ये लोग कंप्लीटली साइड लाइन पे रहेंगे। अगर इनकी थोड़ी पार्टिसिपेशन इस लेवल के ऊपर आप इंश्योर करना शुरू कर देते हैं तो अभी से लेकर जो जर्नी है रियल पॉलिटिकल प्रोसेस जो डिजर्व करते हैं जम्मू कश्मीर के लोग और जो कॉन्स्टिट्यूशनली ड्यू है, कमिटेड है, वो जब तक रिज्यूम होता तब तक कम से कम एक जो सेम्बलेंस ऑफ पॉलिटिकल नॉर्मलसी है वो तो बनी रह सकती है। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।